Dear aspirants, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज में इस समय हम उत्तर पूर्व के विद्रोहों के बारे में पढ़ रहे हैं जो उग्रवादी गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उनके संबंध में हम लगातार स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने अलग अलग राज्यों को देखा है और इस समय हम आसाम की बात कर रहे हैं जो कि हमारा अंतिम राज्य है और इसके अंतर्गत हमने लगभग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। अब कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गए हैं उनको हम देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोडोलैंड के बारे में और इसी वीडियो में मैं आपसे इनर लाइन परमिट और साथ ही साथ अप्सपा और उसके साथ ही साथ जो FMR होता है, फ्री मूवमेंट रिजीम होता है, उसके बारे में बात करना चाह रहा था। बट वो अपने आप में टॉपिक छोटे छोटे भले ही हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम छोटे छोटे वीडियोज़ में अलग से करके देख लेंगे। तो आज के हम टॉपिक में बोडोलैंड को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बोडोलैंड काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्र रहा है बोडोलैंड का वो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल रहा है। पहले आप मैप को देखें और मैप से एक आइडिया लगाएं कि बोडोलैंड किसकी बात की जा रही है। एक्चुअली ये जो आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है उसका जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा उसी में ये बोडोलैंड वाले जो ज़िले हैं, आसाम के कुछ ज़िले हैं जिनको आपस में लेकर के बोडोलैंड कहा जाता है। बोडोलैंड नहीं कहा जाता है, ऐसे ही मांग उठती है कि इन्हें बोडोलैंड बनाया जाए। हालांकि इनको बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के रूप में जाना जाता है। इसमें उदलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, बक्सा डिस्ट्रिक्ट है, चिरांग डिस्ट्रिक्ट है और साथ साथ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बोडोलैंड के पार्ट के रूप में माने जाते हैं और जाने जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें आसाम के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है उसके उत्तर पूर्व में हमें ये दिखाई देते हैं। तो आप इसे मैप पे देख लेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है। अब आइए इस समस्या को समझते हैं कि ये क्या है बोडोलैंड की समस्या। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये जो बोडो वाले क्षेत्र हैं, जो बोडो एक आदिवासी हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर पूर्वी किनारे पर बसे हुए हैं। हुआ यह है कि जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद से आप देखेंगे कि भारत को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग बनता है भारत और दूसरा भाग बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो पश्चिम में जो आज का जो हम पाकिस्तान देखते हैं वो वाला हिस्सा होगा जिसे हम उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और एक हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है जो हम आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। उस हिस्सा को वह हिस्सा मिलता है उसे, और उस समय उस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाकिस्तान को दो हिस्से मिलते हैं। तो जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है, बांग्लादेश वाला जो आज हम जानते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे लगातार जो व्यक्ति बांग्ला बोलते थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, उन लोगों की वो लोग लगातार बुलाते हैं, आते हैं और कहीं ना कहीं बुलाया नहीं जाता उनको, एक्चुअली वो घुसपैठ करते हैं। वो लगातार भारतीय जो क्षेत्र है, खास करके जो आसाम के एरिया हो गए या कोई और जो राज्य हो गए, उन राज्यों में लगातार वो घुसपैठ करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो पहले से वहाँ पे लोग रहते थे आसाम में, इन क्षेत्रों में बोडो आदिवासी जो रहते थे, उनके एरियाज़ में फिर क्या होने लगा कि बाहर के लोग यानी कि गैर बोडो जनजातियाँ, गैर बोडो लोग, जनजाति नहीं कह सकते, गैर बोडो लोग आकर बसना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से किसी एक जगह पर अगर कोई पहले से रह रहा है और अगर कोई दूसरे 10 लोग या 50 लोग आ जाते हैं तो कैसे वहाँ के संसाधन पर ज़्यादा जोर पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जब ये आते हैं, उसमें देखिए बांग्लादेश से जो बांग्ला बोलने वाले हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं। तो वो आते हैं तो ये इनके संसाधनों पर कब्जा करते हैं, इनका जो भी स्किल रहता है उन स्किल्स को ये सीखते हैं और उनका अपने लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो वहाँ के मूल आदिवासी होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं असहजता महसूस होती है। उनको अब लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनकी थी उन पर कोई और अधिकार कर रहा है। तो इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि जो बोडो लोग हैं वो बोडो लोग 1980 के मध्य में एक पृथक राज्य, एक अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। कहते हैं कि हम भारत से अलग होकर एक बोडोलैंड बना लेंगे, और उसके लिए वो संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। बोडो आदिवासी तथा बांग्लादेश से आए प्रवासी, जिन्होंने धीरे धीरे बोडो लोगों की जो खेती बाड़ी की जो निपुणता है, जिस प्रकार से वो खेती बाड़ी करते हैं, उसको अपना लिया, उनकी भूमि पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो अब जब ऐसी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है जो पहले के वहाँ पर रहने वाले लोग होंगे वो इसका विरोध करेंगे, और विरोध होने पर ही यही सारे हिंसात्मक मुठभेड़ इत्यादि शुरू हो जाते हैं, और यहीं से बोडोलैंड समस्या की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए जब ऐसी समस्याएं चलती हैं, संघर्षरत हो जाते हैं दोनों ही पक्ष, बोडो और गैर बोडो दोनों ही लोग, तो प्रयास किया जाता है कि इसका कुछ सलूशन निकाला जाए।
तो 1993 में जो है बोडोलैंड स्वायत्त समिति समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है, लेकिन ये जब हस्ताक्षर होता है तो उसके बाद फिर हिंसक घटनाएं कई कई जगहों पर शुरू हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर 2003 में क्या किया जाता है, एक नया डेवलपमेंट होता है, बोडोलैंड क्षेत्रीय समिति यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC। इसकी स्थापना की जाती है और इस पर कहीं ना कहीं समझौता होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो बोडो भाषा है, जो बोडो आदिवासी उनकी जो भाषा है, जो उनकी भूमि है, उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पहचान है, जो उनका अधिकार है सामाजिक रूप से, इत्यादि चीज़ों को बनाए रखने के लिए यह BTC की व्यवस्था की जा रही है, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की व्यवस्था की जा रही है और इसमें बोडो लोगों को ढेर सारे विशेषाधिकार दिए जाएंगे। अब जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो गैर बोडो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं, तो विरोध करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर हिंसा वाली घटनाएं होंगी वहाँ पर। तो 2008 में 2012 में ढेर सारी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है। अब जो BTC देखी है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, इसके अधिकार क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी इलाके आते हैं उनको BTAD कहा जाता है, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स टाइप बना दिए गए हैं जिसमें बोडो लोगों की जो भी पहले की विशेषताएं रही उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके फेवर में ढेर सारे नियम बनाए गए हैं और गैर बोडो लोगों के लिए उसमें ज़्यादा रियायतें नहीं दी गई हैं। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन्हीं चीज़ों को डिनोट करता है। अब देखिए जो BTC है, इसमें जो 70% लोग रहते हैं ना, वो गैर बोडो लोग हैं, यानी पहले ज़्यादातर बोडो ही रहते थे, जब बाद में लोग आना स्टार्ट कर दिए तो उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अब वहाँ पे बोडो लोग कम हैं, 30% ही हैं उन एरियाज़ में, बल्कि 70% जो है गैर बोडो लोग वहाँ पे रहने लगे हैं। तो अब जब ये BTC में 70% लोग गैर बोडो हैं तो जाहिर सी बात है वो बोडोलैंड की स्थापना के विरुद्ध होंगे, क्योंकि अगर बोडोलैंड स्थापित होता है तो बोडो पीपल को ही ढेर सारे विशेषाधिकार मिलेंगे और जो गैर बोडो लोग हैं उनको ढेर सारे अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर विरोध शुरू हो जाता है। अब ये कहते हैं जो गैर बोडो लोग हैं वो कहते हैं कि वे BTC यानी कि वे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल्स से ऐसे गाँव को निकाल दिया जाए जिसमें 50% से कम बोडो आदिवासी हैं। मतलब जो गैर बोडो लोग हैं उनकी यह इच्छा है कि BTC के अंतर्गत आने वाले वे गांव जहां पर बोडो आदिवासियों की जनसंख्या है वो 50% से कम है, उन गांवों को जो है BTC से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि उन गांवों में जो है बोडो जो गैर बोडो लोग हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा हो सके और उनको भी ढेर सारे प्रिविलेज मिल सकें। अब देखिए जो BTAD है, ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें असम का जो 35% क्षेत्रफल है, यानी कि आप कह सकते हैं 1/3 जो एरिया आता है असम का, टोटल जो एरिया है उसका 1/3 बोडोलैंड में आता है, BTAD में आता है, जिसमें कोकराझार, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा स्टार्टिंग में, बक्सा, उदालगुड़ी और चिरांग जिले शामिल हैं। तो ये तो चीज़ें हमने देखी बोडो क्या समस्या है और किस जगह पर वो रहते हैं और कैसे समस्या इनकी शुरू होती है। कुछ दल हैं जो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार वो बोडोलैंड की स्थापना की मांग करते हैं और इसके लिए वो हिंसात्मक संघर्ष भी करते हैं। इसमें एक प्रमुख है NDFB, जिसको हम कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ओके, सो यहाँ पे नेशनल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई हुई, इसे आप देख लेंगे। तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी कि NDFB, देखिए यह एक जो है सशस्त्र आदिवासी दल है, यानी कि ये युद्ध के माध्यम से अपने कार्य को करते हैं और जो ये असम में एक स्वतंत्र बोडोलैंड की स्थापना करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम एक अलग से बोडोलैंड की स्थापना करें और इसकी स्थापना यानी कि NDFB की स्थापना 1998 में की गई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसी गतिविधियों को देखते हुए इसे क्या कर दिया, आतंकवादी दल की सूची में डाल दिया, एक आतंकवादी दल घोषित कर दिया। 2005 में इस दल ने जो है भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम पर समझौता किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने समझौता किया तो इसके जितने भी पक्षकार थे सभी मान गए। इससे कुछ अच्छे ऐसे पक्ष हैं जो लगातार अभी भी संघर्ष में लगे हुए, लगातार भारत सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं और बोडो लैंड की मांग को लगातार उठाए हुए हैं। तो यह एक हम कह सकते हैं कि एक संगठन है जो लगातार बोडो लैंड की मांग को बनाए हुए है और इसके लिए वो अपने विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाता है।
अच्छा, ये चीज़ें तो हमने देख ली बोडो के बारे में। एक छोटा सा मामला आप देख लें कार्बी एंग्लोंग के बारे में। जैसे मैंने कामतापुर वाले के बारे में बात की आपसे पिछली वीडियो में, उसी प्रकार से कार्बी एंग्लोंग के बारे में देख लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप जानते रहें कि ये है क्या है। देखिए असम जो है में ये जो कार्बी एंग्लोंग वाला क्षेत्र है ना, ये सबसे बड़ा ज़िला है असम का, और इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो दीफू है, इसे जानते रहें। इस ज़िले को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि कार्यक्रम से सहयोग भी मिलता है, यानी कि चूँकि पिछड़ा वाला क्षेत्र है तो इसमें अलग से कुछ एड असिस्टेंट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। और यहाँ पे जो सबसे प्रमुख जनजाति है उसका नाम है कार्बी जनजाति। दिसंबर 2013 और 2014 में असम के कार्बी एंग्लोंग जिले में जो KPLT यानी कि कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर एक संगठन है, और RNHPF यानी कि रंगमा नागा हिल्स प्रोटेक्शन फोर्स के जनजातियों के बीच हिंसात्मक संघर्ष होते हैं। यानी कि KPLT और RNHPF के बीच में ढेर सारे संघर्ष होते हैं। जिसमें होता यह है कि जिसमें कार्बी और रेंगना नागा आदिवासी लोगों के हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता है। यानी कि संघर्ष होता है, फिर वहाँ पे जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं वो घर से बेघर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। कुछ संगठन हैं जो लगातार इसमें प्रयासरत हैं असम में डिस्टर्बेंस लगातार लाने के लिए, तो उसको भारत सरकार लगातार उससे निपट रही है विभिन्न प्रकार के अपने तरीक़ों से। तो ये हमने कार्बी एंग्लोंग का मामला भी देख लिया और हमने मैप वाला पहले से ही कवर कर लिया। तो एक छोटा वीडियो है, इसके बाद हम अगले वीडियो में कवर करेंगे इनर लाइन परमिट। शायद हम एक वीडियो में इनर लाइन परमिट और फ्री मूवमेंट रिजीम जो FMR है, जो 16 किलोमीटर आपको म्यांमार और भारत वाले क्षेत्र में मिलता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो में हम अप्सफा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इनको हम अलग से 2 वीडियो में करके देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।